नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज यह 18th लेक्चर है। अभिज्ञान शकुंतलम का सप्तम अंक हम समाप्त कर चुके हैं। तत्पश्चात अब हम संस्कृत साहित्य का इतिहास में हम आज अश्वघोष को पढ़ेंगे बच्चों। कुछ लेखक, कुछ नाटककार हम कक्षा में कर चुके हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास में। इसमें आज जो है हम अश्वघोष पढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं अश्वघोष के बारे में। सबसे पहले इसका जीवन परिचय। बच्चों, प्रश्न पत्र में इससे संबंधित टिप्पणियां आती हैं। टिप्पणी जिस चीज पर पूछी है उसी के अनुसार ही हमने इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। यदि अश्वघोष के बारे में पूछा जाए तो हमें अश्वघोष के बारे में सब कुछ ही संक्षिप्त करके और उसे लिखना है, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह एक जो प्रश्न हमने करना है वह 4 नंबर का आता है बच्चों, तो 4 मार्क्स का है। तो उसके लिए हमें जिस पर पूछा गया है केवल उसी के बारे में ही ज़्यादा लिखना है। मान लीजिए अश्वघोष के बारे में है तो हम अश्वघोष के बारे में पूरा वर्णन जो है संक्षिप्त करके वहाँ लिखेंगे। और यदि अश्वघोष की रचनाओं पर पूछा गया तो हम ज़्यादा जो रचनाओं पर ही लिखेंगे, ना कि अश्वघोष पर। अर्थात जो चीज़ वहाँ पूछी है प्रश्न पत्र में वह उन्हें ही हम लिखेंगे। तो आइए, आज हमारा जो विषय है इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास में आज हमने जिस कवि को लिया वह अश्वघोष हैं। अश्वघोष जो है संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं बच्चों। सर्वाधिक महत्वशाली लेखक है, साहित्यकार के साथ साथ संगीतज्ञ, दार्शनिक, महावादी, उपदेशक, एक उत्साही बौद्ध भिक्षु के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपकी यह जो बुक में इसमें मैं आपको जो है साथ में ऐड भी करवाती जाऊंगी इसमें, और क्वेश्चन जो है इस पर कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न का निर्माण इसमें होता है वह भी आपको इसके साथ ही बताते जाऊंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अश्वघोष का जीवन परिचय। अश्वघोष जो है बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वशाली लेखक है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के इतिहास पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे बच्चों। जो पहला प्रश्न हमारा अनिवार्य आएगा उसमें जो है इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो वह भी हम इसके साथ साथ ही करेंगे। तो यह जो है बौद्ध कवि हैं, मैं यही लिख देती हूँ, बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वशाली हैं। तो इन्हें जो है संस्कृत साहित्य में यदि बौद्ध कवि का नाम लिया जाए कौन है तो अश्वघोष। अब बच्चों, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है इनका नाम है अश्वघोष, अर्थात अश्व का घोष। अश्व क्या होते हैं? घोड़े। घोष नाद करना। तो यह बौद्ध कवि हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बड़ी मधुरता के साथ लोगों को बताते थे, बहुत ही सरल भाषा में, जिसके कारण घोड़े भी अपना आहार छोड़कर इनके उस भाषण को, इनके उस उपदेश को सुनने के लिए आते थे। तभी से जो है इनका नाम अश्वघोष रखा गया। आइए इनके जीवन के बारे में और जानते हैं कि ये देखिए, इनके माता पिता के बारे में हम पढ़ते हैं। ये तो हम जान चुके हैं कि ये संस्कृत साहित्य में बौद्ध कवि हैं, सर्वाधिक महत्वशाली लेखक हैं। ये संगीतज्ञ हैं, दार्शनिक है, महावादी है, उपदेशक है और एक उत्साही बौद्ध भिक्षु के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनके माता पिता और निवास स्थान के बारे में जानते हैं बच्चों। इनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था। साथ ही ये साकेत, अयोध्या में है, साकेत के निवासी थे। बच्चों, इनके जो अन्य नाम थे, इन्हें भिक्षु, आचार्य, भदंत, महाकवि आदि नामों से भी जो है पुकारा जाता था, प्रचलित था। यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो इनका जो मूल जो नाम था बच्चों वह क्या था? आचार्य भदंत। ये इनका मूल नाम है। अन्य जो नामों में आते हैं भिक्षु भी कह देते हैं, आचार्य भी कह देते हैं, महाकवि भी कह देते हैं बच्चों। कुछ और नाम भी है इसके साथ ही, यहाँ मैं यही लिख देती हूँ इसे। देखिए, इनका मूल नाम क्या था? ये भदंत जो है, आचार्य भदंत कहते थे, ये इनका मूल नाम है बच्चों। साथ ही जो और नाम भी इनके लिए प्रचलित हैं वह कौन कौन से, देखिए यही लिख देती हूँ मैं इसे। मातृचेट, दूसरा है पितृचेट, और साथ ही एक नाम जो विशेष रूप से प्रश्न पत्रों में जो है पूछा भी गया, परीक्षाओं में आया, मति मित्र, यह नाम है।
लेकिन नहीं तो मैं इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ, ये यहाँ लिख देती हूँ इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, मति मित्र, यह नाम है। बस इस प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि मति मित्र किसका नाम है, तो आप कह सकते हैं कि यह अश्वघोष का ही दूसरा नाम है। बच्चों, इनकी माता के बारे में तो पता चलता है स्वर्णाक्षी थी, परंतु इनके पिता का नाम जो है वो ज्ञात नहीं है। इनके पिता का नाम नहीं मिलता है। और यह भी जो पुष्पिका जो वाक्य होते हैं, जो इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, उसमें पुष्पिका वाक्यों से ही इनके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कहाँ के निवासी थे और इनकी माता का नाम, इनके अन्य नाम क्या थे, ये वहीं से हमें मिला। देखिए, पंक्ति भी दी हुई है, सौंदरनंद की पुष्पिका वाक्य है यह, आर्य स्वर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य, ये देखिए पंक्ति दी हुई है। आगे देखिए बच्चों, इनका धर्म जो है कौन सा था, ये ब्राह्मण कुल में हुए थे। ऐसे अनेक जो हैं इनके प्रसंग आते हैं जो इन्होंने रचना लिखी उसमें कि ब्राह्मण जो है इनको सिद्ध करते हैं। जैसे एक वर्णन देखिए यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो तीनी और जो चीनी और जो तिब्बती जो विद्वान है उनके मत के अनुसार अश्वघोष ने कहाँ जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में तो लिया, लेकिन वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। तो बच्चों, यहाँ इनसे जुड़ी हुई जो किंवदंती है वह भी हमने देखी है। तो बच्चों, हम इसे एक ही पैरे में भी लिख सकते हैं। शुरू में हम भूमिका लिखेंगे, उसके बाद में अश्वघोष के जो जीवन जो परिचय है उसके अंतर्गत ही माता पिता, उनका धर्म जो है, यह सब हम एक पैरा जो है बनाकर लिख सकते हैं इस टिप्पणी में, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है बच्चों। इसमें टिप्पणी के हिसाब से हम इसकी जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका एक ही पैरा बना करके इसका लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इनके क्या हो जाएगा, जीवन परिचय में ही हो जाएगा। उससे पूर्व जो है हम इसकी जो है भूमिका दे सकते हैं 2-3 लाइनों में कि यह जो है एक बौद्ध कवि हैं, साथ साथ क्या है, यह संगीतज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, महावादी हैं, और साथ ही बच्चों यह उपदेशक हैं। इस तरह से हम 2 लाइनों में भूमिका शुरू करके तत्पश्चात बच्चों उसके बाद हम इनका जो है जीवन परिचय का पॉइंट बना लेंगे, और जीवन परिचय में हम इकट्ठा ही जो एक पैरा बना के लिख देंगे कि इनके माता पिता कौन थे, इनका धर्म क्या था। तो इनका जो धर्म जो बताया है, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन बाद में जो है ये बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इसी विषय में देखिए आचार्य बलदेव उपाध्याय का जो कथन है, ये यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर अश्वघोष ने शाक्य मुनि के धर्म प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। तो बच्चों देखिए, इसमें यह वर्णन भी किया हुआ है कि हिन नाट छोड़कर मौन बन जाते थे कौन, घोड़े। तो इनका नाम जो अश्वघोष पड़ा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यह वर्णन जो है यहाँ किया हुआ है किसने, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने। यह भी आप इसमें बच्चों लिख सकते हैं कि कोटेशन आप जितने इसमें लिखोगे उतने ही जो है मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं बच्चों। तो इसमें आचार्य बलदेव उपाध्याय का जो कथन है यह भी आप इसमें दे सकते हैं। देखिए, परम विद्वान दार्शनिक कवि। अब बच्चों यह भी इसी पैरे में ही आ जाएगा बच्चों, जो हम अभी ऊपर कर रहे थे इनके जीवन परिचय में ही। आपने इन सबको इकट्ठा ही लिखना है कि यह है परम विद्वान दार्शनिक कवि। यह जो इनकी दार्शनिकता के बारे में बताया हुआ बच्चों के, जैसे मैं आपको पूर्व में बता भी चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने आरंभ में ही इसका लिख दिया था, संगीतज्ञ है, दार्शनिक है, महावादी, उपदेशक है। तो बच्चों आप इसे यहाँ से आरंभ करके इसका क और ख, यह जो क और ख पॉइंट है, और इसके बाद देखिए इसमें जो ये गह जो पॉइंट आया है, ये परम विद्वान का, ये यहाँ तक है बच्चों। उनकी दार्शनिकता के उदाहरण जो देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप इसको एक ही पैरा बना करके संक्षिप्त करके लिखेंगे बच्चों। और हमारा जो दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, एक हमारा मेन पॉइंट ये बन गया बच्चों अश्वघोष का जीवन परिचय। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, नंबर 1 हो गया। दूसरा जो है बच्चों हमारा पॉइंट इसमें बनेगा समय का। यह हमारा दूसरा पॉइंट है, समय। अपने समय के बारे में लिखना है कि कभी कभी जो है प्रश्न पत्रों में विशेष रूप से पूछ लिया गया कि अश्वघोष का रचना काल बताइए। तो इस पर भी जो हमें 4 नंबर में टिप्पणी करने के लिए बच्चों आपको ये जो है सारा इसका जो है इसमें यहाँ जो समय के बारे में दिया हुआ है बच्चों, ये सारा आपको याद करना होगा। इसमें देखिए पहले लिखा है, जैसे जॉनस्टन महोदय ने क्या कहा है, बुद्ध चरित्र की भूमिका में ही लिखा है उन्होंने कि कनिष्क के राज्यकाल में जो है ये हुए थे। सिल्वा लेवी महोदय ने भी जो है इनको कनिष्क का समकालीन माना है।
तारानाथ नामक विद्वान ने भी इनको कनिष्क के राज्यकाल में होना माना है। तो इनका जो समय है वो ईसा की प्रथम शताब्दी माना गया है बच्चों, क्योंकि कनिष्क जो हैं उनको क्या है, विद्वान जो हैं शक संवत का प्रवर्तक भी मानते हैं बच्चों। देखिए मैं यही लिख देती हूँ इसको। जो ये राजा जो कनिष्क हुए हैं, देखिए कनिष्क हैं, इनको क्या माना है, शक संवत का प्रवर्तक। इन राजा को माना है। तो बच्चों इनकी सभा को ही अलंकृत करते थे, इनकी सभा में ही रहते थे। तो यह क्या है, कनिष्क राजा का जो समय माना गया ईसा की प्रथम शताब्दी माना गया है। तो जितने भी जो भी साक्ष्य उपयुक्त बाह्य साक्ष्यों के आधार पर अशोक घोष को कनिष्क का समकालीन मानते हुए क्या कह सकते हैं कि इनका जो समय रहा होगा, जो रचना काल है, वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए हैं। यह इसका बच्चों जो है ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। देखिए इससे नीचे लिखा है, अन्य साक्ष्य भी लिखे हैं, लेकिन अंत में जो इनका जो निष्कर्ष निकलता है रचना काल का वो यही है, ईसा की प्रथम शताब्दी। तो बच्चों आपने यह जो समय का यह एक अपने इसका पॉइंट जो है ये याद करना है। इसके बाद आइए इसकी जो रचनाएं हैं अशोक घोष जी की, इनकी रचनाओं के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, अर्थात विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कह रहे कि भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर संकलित अशोक घोष के ग्रंथों की संख्या 19 तक पहुंचती है, 19 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके नाम से जो है केवल 8 रचनाएं ही सर्वसम्मत हैं। तो बच्चों यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकता है कि उनकी ग्रंथों की संख्या कितनी है और वर्तमान समय में उनके नाम से जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बच्चों इसमें इनके बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद और शारिपुत्र प्रकरण है, सूत्रालंकार है, वज्र सूची है, महायान शब्दोत्पाद, गांडी स्रोत कथा है और राष्ट्रपाल है। ये इनकी जो है रचनाएं हैं। इसमें से जो प्रसिद्धि जो मिली थी अशोक घोष जी को वह मिली थी बुद्ध चरित्र के कारण। इस रचना के कारण बच्चों ये बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके बाद इनका नाम आता है सौंदर्यनंद। तो इनके जो ये 2 रचनाएं जो हैं, ये 2 क्या हैं, इनके महाकाव्य हैं। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। इन ग्रंथों में 2 महाकाव्य अशोक घोष की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उनकी रचनाओं का परिचय यहाँ दिया हुआ है। तो हमें इन रचनाओं के नाम भी याद करने हैं। हमारा अगला जो पॉइंट बनेगा, जो हमारा कौन सा हो गया, तीसरा जो पॉइंट है वो है अशोक घोष की रचनाएं। बच्चों इसमें देखिए बुद्ध चरितम जो महाकाव्य है, इसके बारे में भी जो है टिप्पणी पूछ ली जाती है कि बुद्ध चरितम पर टिप्पणी लिखी है। तो इसमें बच्चों बुद्ध चरितम पर जब टिप्पणी पूछी जाती है तो हमें इसमें बुद्ध चरितम के बारे में ही वर्णन करना है। तो इसलिए जो है आप इसके जो है ये कथानक दिया हुआ है, ये महाकाव्य है। इसकी सर्गों की संख्या के विषय में जो है कुछ अस्पष्टता है। चीनी और तिब्बती संस्करण 28 सर्गों में उपलब्ध है। देखिए आगे 5वीं शताब्दी के आचार्य धर्मक्षेम द्वारा किया गया अनुवाद 28 सर्गों में मिलता है। बच्चों इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं कि चीनी और तिब्बती संस्करण कितने सर्गों में उपलब्ध है, या आचार्य धर्मक्षेम के द्वारा किया गया अनुवाद कितने सर्गों में मिलता है। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक ने कब बुद्ध चरित्र का जर्मन अनुवाद किया था, तो इसमें 1926 ईस्वी। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आ सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज जो बुद्ध चरितम हमें मिलता है बच्चों वर्तमान समय में, उसमें कितने 14 सर्ग उपलब्ध है। तो यह भी प्रश्न जो है कि बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं, 14। जो अपूर्ण सा प्रतीत होता है, माना जाता है कि 14 सर्गों के बाद के जो 4 सर्ग और लिखे गए वो किसने, अमृतानंद नामक किसी नेपाली ने लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों यहाँ यह आप श्लोक भी इसमें दे सकते हैं, ये देना है बच्चों। साथ में देखिए बच्चों यह जो वर्णन है इसमें यहाँ से ये जो आरंभ होता है बच्चों, ये है देखिए यहाँ सौंदर्यनंद तक का जो दिया हुआ है। इसमें बच्चों आपको इसके जो कथानक को, ये यहाँ से इसके कथानक दिया हुआ है कि बुद्ध चरित्र में क्या है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन है बच्चों। देखिए भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन है। तो यहाँ जो है इसमें जो सर्ग आए हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इसमें कितने सर्ग हैं, 14। तो इन 14 सर्गों का ही जो है यहाँ लिखा है कि प्रथम सर्ग में क्या है, द्वितीय में क्या है, उसके पश्चात तृतीय में क्या है। इन्होंने यह 14 सर्ग जो हैं किए हुए हैं। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के और अंत में बुद्धत्व प्राप्ति तक का वर्णन इसके अंदर आता है बच्चों। यह महाकाव्य जो है
इसमें बुद्ध का उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया है। तो बच्चों यहाँ आप इसे जो है कथानक, इसका सारा जो कथानक है वो इसी में ही याद करेंगे बच्चों। और साथ ही जो है ये यहाँ तक है, देखिए कि इस जो बुद्ध चरितम है बच्चों, इसमें रस कौन सा है, देखिए लिखा भी हुआ है इसमें। बुद्ध चरितम में बच्चों कौन सा रस है, शांत रस। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसमें शांत रस का वर्णन है। साथ ही बच्चों इसमें गुण कौन सा है, प्रसाद। तो जब टिप्पणी आप इस पे करोगे बच्चों, तो उसमें आपने सबसे पहले बुद्ध चरितम के बारे में आप यहाँ से ही आरंभ करेंगे। तत्पश्चात इसमें कितने सर्ग हैं और इसका जो यह कथानक है यह, और कथानक इसके आधार पर ही जो है इसमें कौन सा रस है। देखिए काव्य का प्रधान रस क्या है, शांत रस है। साथ ही जो है इसमें श्रृंगार रस की हृदय स्पर्शी जो है योजना है, और इसमें करुण रस भी है, वीर भयानक विभत्स रस भी है, कवि की वर्णन कुशलता भी देखी जा सकती है। तो बच्चों यह है आप रस और छंद का पॉइंट बनाकर इसमें लिख सकते हैं, इससे इसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इसमें आप एक पॉइंट बनाएंगे कथानक का बच्चों, ये कथानक का दे देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कथानक होगा। उसके बाद बच्चों यदि बुद्ध चरितम पर टिप्पणी आती है तो हम इसी के अंदर ही जो है रस, भाषा, छंद, अलंकार, वर्णन कुशलता, चरित्र चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, यह सब भी इसमें पॉइंट बनाएंगे, तो इसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये पॉइंट जो है 5 अच्छे जितने बनेंगे, तत्पश्चात बच्चों आपने निष्कर्ष देना है लास्ट में टिप्पणी में, तो इससे जो है नंबर ज़्यादा आते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए सौंदर्यनंद महाकाव्य है बच्चों दूसरा। यह जो है ये अश्वघोष जी की द्वितीय महत्वपूर्ण कृति है बच्चों। इसमें क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सौंदर्य नंद, सौंदर्य अर्थात सुंदरी, और नंद जो है वो महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई है। इसमें बच्चों 18 सर्ग हैं कुल, और कह रहे हैं कि ये महामहोपाध्याय देखिए श्री हर प्रसाद शास्त्री ने नेपाल महाराज के पुस्तकालय से इस महाकाव्य को जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त किया था और सर्वप्रथम 1910 में उसे प्रकाशित कराया। इसमें 18 सर्ग हैं। तो बच्चों यह भी आपने ये देखिए यहाँ जो है इसका कथानक आ गया है, यहाँ तक कथानक ही है इसका। ये कथानक भी आपने कि किस तरह से जो है नंद ने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसका वर्णन है बच्चों। इसमें भी आप भी दे सकते हैं इसके जो सौंदर्य है बच्चों। देखिए इससे आगे जो रचना है शारिपुत्र प्रकरण है, यह भगवान बुद्ध के उपदेश से प्रभावित मोद गल्यायन, ये शिष्य हैं भगवान बुद्ध के और शारिपुत्र के, इनको बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन है बच्चों। इसमें 9 अंक हैं, शारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक दिए हुए हैं। इसका दूसरा नाम जो है इस नाटक का क्या है, शारदती पुत्र, शार द्वती द के पैर में वह है, द्वती पुत्र प्रकरण है, ये इसका दूसरा नाम है बच्चों, इसी का ही। आगे देखिए सूत्रालंकार इनकी जो रचना है यह है पाली जातकों से लेकर सुंदर कथाओं का संग्रह है बच्चों। सूत्रालंकार जो है यह बच्चों ये ग्रंथ जातक और अवदान शैली पर लिखी गई धार्मिक कथाओं का संग्रह है। आप इसमें यहाँ ये दे सकते हैं कि यह ग्रंथ जो है जातक तथा अवदान शैली है बच्चों, ये अवदान शैली पर लिखी गई जो है क्या, कौन सी धार्मिक कथाओं का संग्रह, धार्मिक कथाओं का संग्रह है बच्चों ये है। इसके बाद आपने ये रचनाएं इनकी सारी करनी है बच्चों, किसी भी रचना पर पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से 2 ही हैं, सौंदर्यनंद है और दूसरी जो हमने आरंभ में ही की थी वह बुद्ध चरितम है बच्चों। इनकी 2 ही रचनाएं हैं। वज्र सूची में वर्ण व्यवस्था को समाज के लिए अहितकर बताया बच्चों, यह भी आपने इसी तरह से पढ़नी है। इससे आगे जो महायान शब्दोत्पाद है यह बौद्धों के महायान नामक संप्रदाय का एक दार्शनिक ग्रंथ है बच्चों।
यह महायान संप्रदाय के सिद्धांतों पर जो लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद देखिए बच्चों, गांडीव स्तोत्र गाथा है। यह भगवान बुद्ध और संघ की स्तुति है। इसमें बच्चों क्या है, 29 गेय पद हैं। 29 गेय पद है बच्चों इसमें। और ये है जो है, ये जो नाम इसका रखा गया गांडीव स्तोत्र गाथा, ये क्यों पड़ा है? बौद्ध विहारों में प्रयुक्त लकड़ी के एक फलक को गंडी कहते हैं। जब इस पर लकड़ी की गदा से प्रहार किया जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि में कोई न कोई धार्मिक संदेश निहित होता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए इसका नाम जो है यह है गांडीव स्तोत्र गाथा है। तत्पश्चात बच्चों एक नाटक और है, राष्ट्रपाल जो मिलता है। ये इसमें किसी राष्ट्रपाल नामक राजा की कथा वर्णित है। तो बच्चों यहाँ तक तो इनकी हो गई है रचनाएं। तत्पश्चात आते हैं अश्वघोष की भाषा शैली कैसी। अब यहाँ जो है ये अलग से प्रश्न पूछ लेते हैं, यहाँ पर अलग से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ये क्या है, इसका चौथा पॉइंट जो हम करेंगे कि इनकी भाषा शैली कैसी है, या अश्वघोष का जो काव्य सुंदर है वह कैसा है। तो ये प्रश्न को पूछने का तरीका लिखना यही है, लेकिन वह कैसे भी इसमें पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो भाषा शैली भी आ सकती है, काव्य सौंदर्य भी आ सकता है, काव्य सौंदर्य भी, इस पर भी जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अश्वघोष जी का काव्य सौंदर्य बताइए। या देखिए यहाँ जो है इन्होंने ये भाषा शैली किसके अंदर आएगी, काव्य सौंदर्य में ही आएगी। तो इसका एक पॉइंट जो है काव्य सौंदर्य का क्या हो गया, पहला जो पॉइंट बन जाएगा ये क्या है बच्चों, यहाँ पर भाषा शैली का। मैं इसे जो है यहीं डाल देती हूँ इसमें। यहाँ भाषा शैली जो है काव्य सौंदर्य यहाँ से शुरू हो गया, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। अब इनमें इनकी भाषा शैली को इन्होंने जो है आगे और इन्होंने सब पॉइंट बना रखे हैं, जैसे कि सहज सरल भाषा है, अलंकारों की समुचित योजना है। इस तरह से देखिए इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं बच्चों ये कि इनकी भाषा शैली को इन बिंदु के आधार पर दे सकते हैं। यही बच्चों इनका काव्य सौंदर्य है। आप इसके लिए अलग पॉइंट भी बना सकते हैं। काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आपने इसमें यही जो है भाषा शैली भी देनी है, अलंकार भी देने हैं, और साथ ही जो है व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग, जो ये पॉइंट बनाए हुए सारे बच्चों इसमें देने हैं आपने। देखिए ये सहज सरल भाषा है जैसे पहला है, तो इसमें बच्चों भाषा के बारे में बताया कि बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब समास बहुत छोटे छोटे हैं, वैदर्भी रीति के अनुरूप हैं। दूसरा इसमें आप जो श्लोक हैं यह भी दे सकते हैं। अलंकारों की समुचित योजना में आप बच्चों अलंकार के की अश्वघोष जी का जो है प्रसिद्ध जो अलंकार था वो कौन सा, उन्हें कौन सा अलंकार पसंद था, यह भी वर्णन जो है हमें मिलता है। कौन सा था उनको देखिए, कहते हैं कि अलंकारों में सर्वत्र स्वाभाविकता है उनके। उन्होंने जो अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। बच्चों उन्होंने जो है उनका जो मुख्य जो उद्देश्य था अपने ग्रंथों को लिखने का, वह उन्होंने सुंदरता के लिए नहीं किया। लिखते समय उन्हें नहीं पता था कि अलंकार जो है यहाँ पर कौन सा, उनका उद्देश्य क्या था। उनका लिखने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाना। बच्चों ये उनका उद्देश्य था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अश्वघोष जी का जो है उद्देश्य क्या था, उन्होंने ग्रंथ क्यों लिखे। वो अपने क्या साहित्य में प्रसिद्धि पाना चाहते थे, संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ी श्रेणी का बनना चाहते थे, नहीं। उन्होंने जो इन ग्रंथों की रचना की, जो ये लिखे, इनका उद्देश्य क्या था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना, सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाना। यह उनका उद्देश्य था। वो चाहते थे कि सभी जो है बौद्ध धर्म को जाने और उसमें दीक्षा लें। वह इनको आम जन तक पहुंचाना चाहते थे। जिस प्रकार से कोई वैद्य जो होता है वह कड़वी दवाई जो शहद में मिलाकर पीने के लिए दे देता है जिससे रोगी ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से ही यहाँ अश्वघोष जी ने क्या किया कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उनको भी इन ग्रंथों में सरल भाषा में लिखकर आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए इनमें जो समास आए बहुत छोटे छोटे आए। उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कौन से अलंकार आ रहे हैं, या उन्होंने सिर्फ इतना ही ध्यान रखा है इसमें कि भाषा कैसी होनी चाहिए, अत्यंत सरल, ताकि आम जन इसको आसानी से ग्रहण कर पाए। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया, सरल भाषा का प्रयोग किया बच्चों। उन्होंने सरल इसलिए लिखा है, सहज और सरल भाषा है उनकी। ये देखिए
तो आप जो है इसमें से आप कोटेशन भी दे सकते हैं, ये कोट भी कर सकते हैं बच्चों, श्लोक जो लिखे हुए हैं। उसके बाद अलंकारों की समुचित योजना में देखिए आप इसमें अलंकारों में सर्वत्र स्वाभाविकता है, इनके अनुप्रास उपमा अलंकार जो आए हैं, और आप इसमें कोई उदाहरण भी दे सकते हैं। तो यह भी आपने देखिए यहाँ पर भी उदाहरण दी हुई उपमा अलंकार का दिया हुआ है बच्चों, उपमा अलंकार का है यह जो उदाहरण है, यह आप इसमें दे सकते हैं। इसी तरह से यमक अलंकार का दिया हुआ है बच्चों, आप ये भी कर सकते हैं। व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग, इससे आगे जो इनकी विशेषता है, व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग इन्होंने किए हैं। तो इसमें भी बच्चों देखिए लंग, लुंग और लिट के प्रयोग में इनको कोई भेद दृष्टिगत नहीं होता है, भूतकाल में जो उन्होंने प्रयोग किया है, और लकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में भी हुआ है। तो आप जो है इसके बाद ये पॉइंट इनका करेंगे। फिर भाव गंभीर्य जो आया है, अशोक घोष जी ने अपनी भाषा में भावात्मकता लाने के लिए लोक उपयोगी सिद्धांत में सूक्तियों का प्रयोग किया है। तो ये जो बच्चों देखिए सूक्तियां हैं, व्यसनांता ही भवंती योषित है प्रमादांतम तु मनोनिगृहीत है, आप ये सूक्तियां भी जो है इसमें लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए कह रहे हैं छंद विधान, यहाँ पे इनका अंतिम जो है छंद विधान आया है। इन्होंने अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, प्रहर्षिणी, रुचिरा, शिखरणी, शार्दुल, गृढ़ता आदि छंद मुख्यतः प्रयुक्त किए हैं बच्चों। देखिए यहाँ छंदों की जो योजना है वर्ण विषय के सर्वथा अनुकूल है इनकी। इसी में ही देखिए अशोक घोष की जो काव्य शैली, उनकी समीक्षा करते हुए डॉक्टर बलदेव उपाध्याय लिख रही हैं। बलदेव उपाध्याय जी ने जो लिखा है, ये क्या कह रहे हैं कि कविता पढ़कर आलोचक पुकार उठता है, कवि अपनी सच्ची अनुभूतियों को कविता का कलेवर दे रहा है। बौद्ध धर्म की मैत्री भावना और उदार दृष्टि को सार्वभौम बनाने के लिए और सद्य ही अर्थात तुरंत ही हृदयगम बनाने हेतु घरेलू उपमा, रमणीय दृष्टांत का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी कविता में जीवन शक्ति है, हृदय वर्जन की अद्भुत क्षमता है। छोटे छोटे चुने हुए शब्दों के द्वारा अपने धार्मिक संदेश को काव्य का कमनीय विग्रह प्रदान करने में अशोक घोष एक सफल कवि हैं। बच्चों आप लास्ट में जब आप इसे कंक्लूड करेंगे अंत में, तो आप यह जो कोटेशन डॉक्टर बलदेव उपाध्याय के अनुसार भी आप अंत में दे सकते हैं। इनके कोटेशन जो आप निष्कर्ष में लिखेंगे, तो यहाँ से आप ये जो है इसको हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। यहाँ जो समाप्त हो गया है, यहाँ तक हमारे छंद हो गए, तो यहाँ जो आप लास्ट में यहाँ निष्कर्ष आपने इसका देना है बच्चों। हम छंद विधान के बाद जो आगे भी पॉइंट बना सकते हैं, देखिए जैसे है इसमें हम लिख सकते हैं कि काव्य रूढ़ियों का प्रयोग, कुछ काव्य रूढ़ियों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। काव्य रूढ़ियों का प्रयोग, यह भी बन सकता है। इसमें क्या है, जो बाद में चलकर कालिदास से लेकर श्री हर्ष के समय तक जो है प्रचलित रही है, दिखाई देती हैं। जैसे राजकुमार को देखने के लिए ललायित नाव का जो वर्णन आया है, जहाँ वो क्या बुद्ध चरित्र में जो वर्णन मिलता है, जो बुद्ध चरित्र में देखिए आप, बुद्ध चरित्र में यह वर्णन है, बुद्ध चरित्र में यह आता है बच्चों तीसरे सर्ग में 12 से 24 यहाँ तक बच्चों, इसमें यह वर्णन हमें मिलता है। ऐसा ही जो वर्णन है वह कहाँ मिलता है, रघुवंश के 7वें सर्ग में, रघुवंश के 7वें सर्ग में, और साथ ही बच्चों यहाँ मिलता है वह कुमार संभव का भी यही है, कुमार संभव उनके भी जो है 7वें सर्ग में ही मिलता है। शिशुपाल वध का बच्चों मिलता है 13वें सर्ग में, शिशुपाल वध के कौन से सर्ग में है, 13वें। इसी प्रकार से नैषद का है बच्चों, नैषद अर्थात नैषधीय चरितम जो रचना है उसके भी क्या है 16वें सर्ग में मिलता है। इसमें हम अगला भी पॉइंट बना सकते हैं बच्चों, कौन सा, प्रकृति चित्रण का। इसमें जो है देखिए अशोक घोष के काव्यों में सीमित स्थल पाए जाते हैं। प्रकृति चित्रण के जो है क्या है, सीमित स्थल हैं बच्चों, सीमित स्थल पाए जाते हैं अशोक घोष जी के काव्य में। और इनका जो वर्णन जो भी आया प्रकृति का, जो इनका वर्णन जो है बच्चों वो कहाँ है,
सौंदर नंद के सप्तम सर्ग में है बच्चों। एक तो सौंदर नंद का है, नंद के 7वें सर्ग में आया है। पद्य 3 में है बच्चों ये है, जहाँ प्रिया विरह का अनुभव करते हुए नंद के लिए प्रकृति जो है वहाँ उद्दीपन का कार्य करती है। तो यहाँ जो है प्रकृति चित्रण हमें मिलता है इसमें। और इसी तरह से बच्चों इसी महाकाव्य के सौंदर नंद के ही जो है 10वें सर्ग के आरंभ में कवि ने हिमालय का वर्णन किया है। यही लिख देती हूँ मैं इसी, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ लिख देती हूँ बच्चों इसको। साथ ही जो इसी महाकाव्य का था सौंदर नंद का ही, सौंदर नंद का ही कौन सा सर्ग है बच्चों? 10वां। सौंदर नंद का जो है उसके भी जो है कौन सा सर्ग आ गया बच्चों? 10वें सर्ग में है। और वहां पर कहाँ वर्णन है? कवि ने हिमालय का वर्णन किया है, आरंभ में किया है बच्चों, ये हिमालय का वर्णन आता है किसमें? सौंदर नंद के 10वें सर्ग में। इसे के करो बच्चों, के में 10वें सर्ग में आता है हिमालय का वर्णन। तो प्रकृति चित्रण जो है वो सीमित स्थलों में है बच्चों। और बच्चों आप इसमें जो है अंत में निष्कर्ष में जहां आप लिख रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि दार्शनिक तत्वों के काव्यात्मक चित्रण में अश्वघोष का द्वितीय स्थान है बच्चों। ये जाने जाते हैं दार्शनिक तत्वों के काव्यात्मक चित्रण में इनका स्थान है। यह इसका हो गया है। अब अलंकार भी आ गया, इसमें छंद रस भाषा शब्द है बच्चों, प्रकृति चित्रण भी इसमें आ गया है। तो यह जो है आपका एक प्रश्न यहाँ तैयार हो गया, अश्वघोष का काव्य सौंदर्य। इस पे जो प्रश्न जो बनते हैं, जो टिप्पणी पूछी जाती है, देखिए प्रश्न आ जाता है अश्वघोष, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। अश्वघोष पर क्या है? टिप्पणी। बच्चों यह 4 नंबर की होती है। इस अश्वघोष में हमें अश्वघोष के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में सब देना होता है। उनका जीवन परिचय भी आएगा बच्चों इस पर, यदि आ गई तो टिप्पणी अगर अश्वघोष पर आती है तो हमें इसके अंदर जो है जीवन परिचय भी, उनकी रचनाएं भी और उनका जो काव्य सौंदर्य है वह सारा जो है ब्रीफ करके, संक्षेप करके बच्चों हमें अश्वघोष पर टिप्पणी में लिखना होता है। साथ ही जो टिप्पणी जो है इसकी जो है बुद्ध चरित्र जो है इस पर भी टिप्पणी आ जाती है बच्चों। और इनकी जो है सौंदर नंद जो है, सौंदर नंद, इन पर भी जो है बच्चों इस पर भी टिप्पणी आ जाती है। तो बच्चों ये 3 जो है इसमें प्रसिद्ध हैं। इसमें जो परीक्षाओं में बार बार जो पूछे गए हैं वह भी क्या है? अश्वघोष पर टिप्पणी लिखिए, या बुद्ध चरितम पर, आप बुद्ध चरित्र पर टिप्पणी लिखिए, या सौंदर नंद पर लिखिए। बच्चों ये 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में ही यह करना है। तो आपने इसका जो संक्षेप करके लिखना है, सारा वृत्तांत, जीवन परिचय भी, इनका जो है रचना काल भी, और इनकी जो रचनाएं हैं उनका जो सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य है। क्योंकि इसमें उन्होंने अश्वघोष के बारे में पूछ लिया तो हमें सारा जो है 4 नंबर के हिसाब से ही जो संक्षेप करके लिखना है बच्चों, इसको छोटा करके लिखना है। बुद्ध चरित्र पर यदि टिप्पणी आ जाती है, टिप्पणी आ जाए तो हमें उस पर जो है शुरू में 2 लाइनों में हमें सिर्फ भूमिका देनी है, अश्वघोष जी के बारे में बताना है, और उसके पश्चात इनकी रचना बुद्ध चरित्र को शुरू कर देना है। बुद्ध चरित्र में हम बुद्ध चरित्र का जो कथानक आएगा बच्चों, साथ ही इसमें जो प्रकृति चित्रण है, जो रस छंद अलंकार है, वह सब इसके अंदर ही वर्णन आएगा। हमें टिप्पणी करते समय जो है इसमें पॉइंट बनाकर लिखने हैं बच्चों। जैसे इसमें हम बुद्ध चरित्र में क्या लिखेंगे? पहले इसका जो कथानक आता है वह आ जाएगा, तत्पश्चात बच्चों उसमें चरित्र चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, रस छंद अलंकार भाषा रस, यह सब हम लिखेंगे। और उसके बाद देना है निष्कर्ष बच्चों। इसी प्रकार से हमने सौंदर नंद पर टिप्पणी करनी है जैसे बुद्ध चरित्र पर की है। तो इसके जो पॉइंट है बच्चों वह आपने, फिर मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। मैं इससे पहले भी कक्षा में बता भी चुकी हूँ बच्चों, जो हमने और जो संस्कृत साहित्य के इतिहास के जो कवि किए थे उनमें भी बताया है। तो इससे क्या है, नंबर जो हैं, जो 4 नंबर है बच्चों वो पूरे आते हैं। अच्छे तरह से आप उसमें लिखोगे तो नंबर भी अच्छे ही आएंगे। तो यदि अश्वघोष पर पूछा जाए तो आपने अश्वघोष जी के बारे में सारा जो है जीवन परिचय भी, रचनाएं भी और रचना काल भी, काव्य सौंदर्य भी, सब जो संक्षेप करके आपने 4 नंबर के अकॉर्डिंग टिप्पणी लिखनी है।
बुध चरित्र और सौंदर्य पर आती है तो बच्चों आपका जो मेन जो फोकस होगा, जो ध्यान होगा, वो बुध चरित्र और सौंदर्य पर होगा, न कि अश्वघोष पर। यहाँ आपने 2 लाइनों में ही सिर्फ जो है भूमिका देनी है, उसके बाद आपने सीधा इसको शुरू कर देना है। आपने जो लिखना है वह बुध चरित्र से संबंधित ही लिखना है, उसी के नंबर मिलेंगे, बाकी के नहीं। आप चाहे बाकी कितनी भी डिटेल लिखिए, लेकिन नंबर जो मिलेंगे वह बुध चरित्र के ही मिलेंगे। तो बुध चरित्र पर टिप्पणी आ गई या सौंदर्य पर आ गई, तो आपने इसमें भी सौंदर्य के बारे में ही आपने इसमें लिखना है। इन दोनों पर टिप्पणी लिखते हुए ध्यान करना है कि हमने इनके जो है रस, छंद, अलंकार, भाषा, इन सब को भी हमने पॉइंट बनाकर लिखना है, और लास्ट में हमने कंक्लूड भी करना है, लास्ट में हमने निष्कर्ष भी देना है। तो आप अपनी बुक से पढ़िए, और इससे अगले लेक्चर में फिर हम जो है अगला जो है बच्चों कवि करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए।